हेलो आरबीसियंस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आज की वीडियो हमारी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए है, यानी कि क्लास 11th का चैप्टर 2। मैं आपको पहले बता दूं कि ये वीडियो समराइज्ड वीडियो है, यानी कि पूरी एनसीईआरटी चैप्टर 2 का जो एक्सप्लेनेशन है वो इसमें किया गया है। ओके, ठीक है। क्योंकि चैप्टर 2 काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है तो इसके बारे में काफ़ी डिटेलिंग में जो नोट्स आपके जाएंगे ना वो काफ़ी लॉन्ग चले जाते हैं। पूरी एनसीईआरटी की लाइन को हमने क्या किया है ना, समराइज कर दिया है ताकि वो सारी कुछ एक जगह आ जाए। और हम इसका 2 पार्ट में वीडियो शूट करने वाले हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ओके, 2 पार्ट में हम पूरे चैप्टर को समराइज कर लेंगे और पूरी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे इस समराइज वे में आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं और पूरे कॉन्टेंट्स को एक बार में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और साथ में इसको आप जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और इसके लिए आप नोट्स भी बना लें। बोर्ड वर्क आप जब तक कॉपी पेन से बोर्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट फुल्ली क्लियर नहीं होता है, तो आप साथ में बोर्ड वर्क भी करें, ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले तो मैं आपको क्लासिफिकेशन का मतलब बता दूं। इसका मतलब होता है कैटेगरी करना, यानी कि किसी चीज़ को कैटेगराइज करना, अलग अलग बांटना, ताकि हम अलग अलग ग्रुप में बांटकर उसकी स्टडी को आसानी से कर सके। तो इसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। और हम यहाँ बांटने क्या वाले हैं, वी आर गोइंग फॉर द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मीन्स द लिविंग क्लासिफिकेशन। जो चीज़ लिविंग है उसको क्लासीफाई करना है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन क्यों शुरू किया गया, क्योंकि ये बहुत ह्यूज डाइवर्सिटी थी, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि हम इतना आसानी से इसको एक बार में पढ़ पाते। तो इसलिए हमने इसको ग्रुप किया और अलग अलग बांटा और उसकी स्टडी शुरू की। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कंटेंट मैंने उठा लिया है उन सभी फेमस साइंटिस्ट के बारे में जिनके बारे में नॉलेज आपको बिल्कुल रखना है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जो इन्वॉल्व हैं हमारे, उनको हम लेके चलते हैं। सबसे पहला है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के बारे में आपको मैं बता दूं कि इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स, 2 ही लिविंग के बारे में हमें कॉन्सेप्ट दिया था कि 2 चीज़ें लिविंग हैं, वो है प्लांट्स या तो फिर एनिमल्स। और प्लांट्स को इन्होंने बहुत ही सिंपल वे में हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, ये 3 कैटेगरी हमें प्लांट्स की इन्होंने बताई थी। ओके, तो ये हो गए हमारे एरिस्टोटल जिन्होंने हमें प्लांट्स से रिलेटेड ये 3 कैटेगरीज बता दी। उसके बाद हम आगे आते हैं, हमारे सेकंड साइंटिस्ट हैं कैरलस लिनियस। लिनियस जो है, इनको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में इन्होंने इस जानकारी को थोड़ा और इम्प्रूव किया और इन्होंने फाइनली इसको 2 किंगडम बताया कि जो भी हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स और एनिमल्स, इनको हम 2 किंगडम में बांटते हैं। और इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज मिस्टर कैरलस लिनियस। उसके बाद नंबर 3 पे आते हैं अर्नेस्ट हैकेल। इन्होंने इस 2 के साथ, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के साथ एक कैटेगरी और ऐड कर दी एंड दिस वाज द प्रोटिस्टा। तो देखिए, जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मोनेरा पढ़ाया गया है, लेकिन मोनेरा से पहले प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस किया जा चुका था। और जैसे ही प्रोटिस्टा प्लांट्स और एनिमल्स के साथ जुड़ा, इसको 3 किंगडम क्लासिफिकेशन कहने लगे हम। ये किस नाम से जाना जाने लगा, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से, क्योंकि अब एनिमल्स और प्लांट्स के साथ हमने क्या ऐड कर दिया, हमने प्रोटिस्टा को ऐड कर दिया। अब आते हैं आगे, कोपलैंड आए, ये एक अनदर साइंटिस्ट है, इन्होंने मोनेरा को ऐड किया और मोनेरा ऐड करने के बाद ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कहलाने लगा। यानी कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन ऐड हो गया, मोनेरा ऐड हो गया। तो प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्टा और उसके बाद मोनेरा, ये 4 चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी। आखिरी में आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको एनसीईआरटी ने पूरा डिटेल पढ़ाया है, दैट इज आर.एच. विटेकर। उन्होंने क्या किया, एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आपका सिलेबस है, उन्होंने फंगस यानी कि फंजाई की फैमिली को इंट्रोड्यूस किया। और इस तरह से हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो 5 किंगडम में बांट दिया गया। तो 5 किंगडम अब कौन से हमें पढ़ने होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमेलिया। तो ये जो है हमारा यहाँ पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और किस साइंटिस्ट ने किसको इंट्रोड्यूस किया और कौन से सिस्टम में उन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व किया, तो उस हिसाब से ये हमारा हो गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का साइंटिस्ट और उनके बारे में जितना उन्होंने बताया था। तो इस तरह से आप ये चार्ट ज़रूर अपने कॉपी में ड्रॉ कीजिए और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जो जिससे कि क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा सबसे पहला मोनेरा किंगडम जो है वो क्या कहता है
है, उसमें कितनी सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो मोनेरा का भी एक ग्राफिकल चार्ट वाइज मैंने तैयार किया है, जिसमें आपको बहुत लेंदी तो नहीं, टू द पॉइंट आपको सारे टर्म्स मिल जाएंगे, जिससे आपका पूरा चैप्टर बहुत ही जल्दी रिवीजन हो जाएगा। इट्स अ क्विक रैपिड रिवीजन ऑफ चैप्टर 2। तो समझिए बस आपके लिए एक समराइज वे है, जिससे आपका कम टाइम में आप उसको स्टडी कर सके। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट है हमारा मोनेरा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोगों को क्या क्राइटेरिया बताया गया है कि जिसके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो कुछ क्राइटेरिया हमें बताया गया है, जैसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रेस्पायरेशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि ये 5 क्राइटेरिया ऐसा चुना गया है जिसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये 5 क्राइटेरिया जो है उसी के बेसिस पे हम अपना काम शुरू करेंगे। जैसे सेलुलर स्ट्रक्चर, हमें बोला गया कि आप किसी चीज को क्लासीफाई कर रहे हो तो उसके सेलुलर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बताओ। तो देखिए यहाँ पे हमने मोनेरा को उठाया है, तो मोनेरा के लिए हमने एक बात लिखी कि ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोट्स हम उनको कहते हैं जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब न्यूक्लियस के पास वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है, तो दैट आर नोन एज प्रोकैरियोट। तो ये प्रोकैरियोट हो गया। दूसरा, इनका जो मोनेरा किंगडम है, इनका जो सेल वॉल होता है, जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया की फैमिली है, तो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है। ये आपको 2 पॉइंट मेनली याद रखना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, शेप ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जो मोनेरा फैमिली है उसमें 4 शेप बताया गया है। दैट इज कोकाई यानी कि कोकस राउंड शेप, दूसरा बेसिलाई यानी कि बेसिलस रॉड लाइक और सिलेंड्रिकल वी कैन ऑल्सो से, तीसरा है आपका स्पिरिलम। ये स्पिरिलम जो है दिस इज स्पाइरल शेप। ये कौन सा शेप हो गया, स्पाइरल शेप हो गया। देखिए आपने यहाँ पे शेप भी बना दिया हमने, हल्का सा ऐसे स्पाइरली ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। रोडो स्पिरिलम इसका एग्जांपल हो सकता है। उसी तरह से विब्रियो यानी कि कॉमा शेप, ये इस तरह से कॉमा टाइप बेंडेड होते हैं। तो जैसे विब्रियो कॉलरी, जिसकी वजह से कॉलेरा होता है, तो उसका शेप क्या हो जाएगा, कॉमा शेप हो जाएगा। तो इससे हमें कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि अगर किसी लैक्टोबेसिलस आप पढ़ रहे हैं और आपसे किसी ने शेप पूछ दिया कि व्हाट इज द शेप ऑफ दैट बैक्टीरिया, तो आप उसके बेसिलस नाम से समझ जाएंगे कि उसका शेप क्या होगा, रॉड शेप होगा। मिथैनोकोकस, तो कोकस लगा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि इस बैक्टीरिया का शेप क्या होगा, राउंड होगा, है ना। तो इस तरह से ये हो गया हमारा शेप। दूसरा जो कैटेगरी है हमारा वो है रेस्पायरेशन। देखिए बैक्टीरियल रेस्पायरेशन 2 कंडीशंस बताती है, एक एनएरोबिक भी हो सकते हैं, ये एरोबिक भी हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर एनएरोबिक है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ एब्सेंस होगी O2 की, यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ये अपना काम कर लेंगे। और अगर एरोबिक है तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। ऑक्सीजन के तो अगर एरोबिक है तो ऑटोमेटिक है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब 2 चीज यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में लिखी हुई मिलेगी कि आइदर दे कैन बी ऑब्लिगेट एनएरोबिक और फैकल्टेटिव एनएरोबिक, यानी कि रेस्पायरेशन कैसा भी है, एरोबिक या एनएरोबिक, 2 शब्द अक्सर सामने आ जाता है, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। सुनिए, ऑब्लिगेट का मतलब होता है एकदम स्ट्रिक्ट, यानी कि एकदम 100% जिद्दी। अगर ऑब्लिगेट एनएरोबिक है तो उसको 1% भी ऑक्सीजन नहीं चाहिए होगा, वो जब भी काम करेगा ऑक्सीजन के एब्सेंस में करेगा। या अगर ऑब्लिगेट एरोबिक है तो उसको हर वक्त ऑक्सीजन चाहिए होगा। मतलब ऑब्लिगेट का मतलब होता है मस्ट नीड, एकदम 100% मुझे इस बात की जिद है कि अगर मैं एनएरोबिक हूँ तो मुझे ऑक्सीजन नहीं चाहिए और मैं एरोबिक हूँ तो मुझे ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑब्लिगेट को आप जिद्दी कह सकते हैं। लेकिन सेकंड है फैकल्टेटिव, यानी कि इसके पास एक अदर ऑप्शन है। इन केस अगर ये फैकल्टेटिव एनएरोबिक है तो अगर कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन आ जाता है तो इससे इसको कोई हार्म नहीं है, मतलब ये कुछ परसेंटेज में ऑक्सीजन को टॉलरेट कर सकता है। या अगर ये फैकल्टेटिव एनएरोबिक है तो कुछ परसेंटेज में इसको ऑक्सीजन मिलेगी तो भी ये क्या करेगा, सर्वाइव कर सकता है। मतलब कि मस्ट नॉट वाली बात है, इट इज हैविंग मस्ट बट इट इज मस्ट नॉट। तो ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव 2 तरह का ये हमारा रेस्पायरेशन का कंडीशन हुआ। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि कितने साइंटिस्ट इन्वॉल्व रहे हैं। दूसरा हमने क्या देखा, हमने देखा कि
हमारा जो मोनेरा किंगडम है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, आपने शेप तो देख लिया, आपने रेस्पायरेशन देख लिया। अब जो सबसे बड़ा ग्रुप है जिसके बेसिस पर हमने मोनेरा को क्लासीफाई किया है, दैट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अब आगे देखते हैं कि इसमें हमें और क्या क्या चीज़ें जान लेनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सबसे इंपॉर्टेंट मोड बताया गया है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज आ जाती हैं। ऐसे तो बेसिकली न्यूट्रिशन जो है इसका दो ही मोड होता है, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, यानी कि समपोषी और विषमपोषी। यानी कहने का मतलब होता है कि ये जो होते हैं ये खुद से अपना भोजन तैयार कर लेते हैं, तो ये ऑटोट्रॉफिक हो गए। लेकिन ये दूसरे पर डिपेंड रहते हैं तो उनको हम हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं, यानी कि विषमपोषी। अब देखिए, ऑटोट्रॉफिक में भी दो कैटेगरी बताई गई है, एक फोटोसिंथेटिक और एक केमोसिंथेटिक। दोनों में फर्क कितना है कि सनलाइट के प्रेजेंस में, सूरज की रोशनी के प्रेजेंस में क्लोरोफिल का प्रयोग करके अगर भोजन बनाया जा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक। लेकिन केमोसिंथेटिक का मतलब होता है कि किसी तरह के केमिकल्स, यानी कि फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ये नाइट्रोजन फिक्स अगर कर रहे हैं या उनके अंदर कोई केमिकल रिएक्शंस हो रहा है जिसके वजह से एक काम हो रहा है, तो जाकर इनका न्यूट्रिशन पूरा हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें आप नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में बात कर सकते हैं कि वो नाइट्रोजन को तो फिक्स करते हैं पर उस केमिकल रिएक्शन के दौरान ही उनका न्यूट्रिशन पूरा हो जाता है, ठीक है। अब फोटोसिंथेटिक में फिर से दो कैटेगरी आपको मैं बता दूं, एनऑक्सीजेनिक और ऑक्सीजेनिक। यानी कि जिस भी बैक्टीरिया के द्वारा फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम ऑक्सीजेनिक कहते हैं। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जब भी फोटोसिंथेसिस करेगा तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगी, हमें ये बेनिफिट होगा कि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देगा। लेकिन कई ऐसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है ना जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते, तो उनको हम क्या कहते हैं, एनऑक्सीजेनिक कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया आपको दे दिया गया है। तो ये कॉलम ही वैसा बनाया गया है ना जिससे स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बन सके, इसलिए इसको प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे अगले कैटेगरी पर कि हेट्रोट्रॉफिक में क्या होता है, तो पैरासाइटिक बैक्टीरिया। पैरासाइटिक बैक्टीरिया जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहकर अपना न्यूट्रिशन पूरा कर रहे होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पैरासाइटिक बैक्टीरिया कहते हैं। अब देखिए, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि हमारा जो बैक्टीरिया है इसके अंदर 3 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बताया गया है। बाइनरी फिजन, ये तो आप बिल्कुल ही अच्छे तरीके से जानते हैं, एक सेल है, 1 से 2 में डिवीजन हो जाना, दिस इज अ काइंड ऑफ बाइनरी फिजन। इंडोस्पर्म फॉर्मेशन, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो चीज़ होती है यहाँ पर हमारा जो बैक्टीरिया होता है इसके अंदर में स्पोर्स फॉर्म करते हैं, देयर इज अ काइंड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। और ये स्पोर्स क्या होते हैं, बाहर की ओर रिलीज हो जाते हैं और किसी दूसरे के साथ मिलकर के ये नया गैमेट बना लेते हैं, ठीक है। तीसरा हो गया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, मतलब जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसका आपस में मिलकर कंजुगेट होकर एक नया जनरेशन डेवलप कर देना, दिस इज नोन एज बैक्टीरियल कंजुगेशन या बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन, जिसमें जेनेटिक क्रोमोसोम जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपसे सिंपली मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में 3 मेथड्स याद रखने हैं। न्यूट्रिशन में आपको मेनली 2 मेथड है, पर दोनों का जो कैटेगरी है इसको आपको कंप्लीट रखना है। यही पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी में दिखेंगे, तो अगर आप एनसीईआरटी रीड करते हैं तो उसको आप आराम से इस चीज़ को नोट्स के अकॉर्डिंग अपने बुक्स में या अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है आगे, तो आगे की बात मैं आपको बताऊं, आगे हमें ये पढ़ना है कि आखिर ये मोनेरा जो है इसकी कितनी कैटेगरीज बताई गई हैं। अगर हम मोनेरा के बारे में बात करें तो मोनेरा को बेसिकली 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है, ठीक है। इसकी 2 कैटेगरी बताई गई हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो बैक्टीरियल किंगडम है या जो किंगडम मोनेरा है, इसको इसके अडेप्टेशन, इसके बेसिस, इसके फंक्शन, इन सब के अकॉर्डिंग इसको 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। जैसे यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखिए बात ये है, ये जो आर्की बैक्टीरिया आप देख रहे हैं ना, इसमें डोमेन्स मिले थे, डोमेन आर्की, डोमेन बैक्टीरिया, इसको अलग किया गया। तो 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन भी इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। लेकिन उसमें क्या था ना, उसमें हमने मोनेरा को ही 2 में बांट दिया था, एक डोमेन आर्की और एक डोमेन बैक्टीरिया। तो इस तरह से मोनेरा के फिर कितने पार्टनर्स हो गए थे, 2 पार्टनर्स हो गए थे, तो उसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहा गया है। लेकिन हमारे सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन को ही। तो चलिए देखते हैं। यहाँ जो आप यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया देख रहे हैं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फर्क ये है कि आर्की बैक्टीरिया वेयर द प्रीवियस वन, सबसे पहले जो बैक्टीरिया की फैमिली मिली थी, जो सबसे एंशिएंट है, उसको हम क्या कहते हैं, आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। लेकिन उसके बाद जब ये बैक्टीरियल फैमिली मॉडिफाई हुई और कुछ नया डेवलप हुआ इनमें, तो इसको हमने क्या कहा, यू बैक्टीरिया कहा। अब आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में कितने सारे डिफरेंस हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, पहले वो देख लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए डिफरेंसेस लिख दिए हैं और यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया का डिफरेंस आपको मैं बता दूं सबसे पहला कि ऐसा नहीं है कि आर्की बैक्टीरिया बिल्कुल ही डिफरेंट है। आर्की बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया की भी कुछ खासियत आई और उस खासियत से ही उस तरह का कुछ उसमें भी कैरेक्टर्स जो है वो देखा गया है, ठीक है ना। सबसे पहले ये बता दूं मैं कि यू बैक्टीरिया जो होते हैं ये फिलामेंटस होते हैं, यानी कि थ्रेड लाइक होते हैं और ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। दूसरा, इनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, ये ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं, लेकिन इनमें नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए हेट्रोसिस्ट एक नया स्ट्रक्चर देखा गया, यानी कि सीधी सी बात है कि ये ऑक्सीजेनिक है और दूसरा इनमें नाइट्रोजन को फिक्स करने की पावर है। ये दोनों इनकी सुपर कैटेगरी है, जिसकी वजह से इनको हमने यू बैक्टीरिया कहा, क्योंकि ये यूज में आने लगे और इनका इस्तेमाल भी होने लगा एंड दीज आर द काइंड ऑफ ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। लेकिन जब हम इधर आते हैं आर्की बैक्टीरिया की तरफ, तो लिखा हुआ है कि सम फीचर्स ऑफ यू बैक्टीरिया इज ऑल्सो प्रेजेंट, यानी कि इसमें कुछ फीचर्स यू बैक्टीरिया के थे। तो कौन सा फीचर यू बैक्टीरिया का था मैं आपको बता दूं, ये भी जो थे यूनिसेलुलर थे, इसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये जो होते हैं, लेकिन इनमें ये दो ऊपर वाली जो फीचर है ना, ये बिल्कुल यू बैक्टीरिया की तरह है, किसकी, आर्की बैक्टीरिया की। लेकिन नीचे वाला जो फीचर है ना, ये प्रेजेंट नहीं था आर्की बैक्टीरिया में। आर्की बैक्टीरिया कभी भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम नहीं करते, ना ही वो O2 रिलीज करते हैं, और दूसरा यहाँ पर इनमें नाइट्रोजन को फिक्स करने की भी कैपेसिटी नहीं थी। तो ये पहले के थे, लेकिन ऊपर वाला जो दो कैरेक्टर है ये बिल्कुल सेम है आर्की बैक्टीरिया में भी। तो आप देखिए, मैं आपको बता दूं, इनका नेचर है कि ये हमेशा एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं, यानी कि कहने का मतलब इनका एक प्रॉपर अडेप्टेशन है, ये कहीं भी ऐसे नहीं रह सकते, इनको किसी खास जगह और किसी खास लोकेलिटी, किसी खास तरह के अडेप्टेशन, अनुकूलता में रहने की आदत होती है। अब देखिए, दूसरा, ये डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जो हमारे पशु होते हैं, कैटल्स होते हैं, जैसे गाय भैंसे वगैरह, उनके शरीर में जो सेलुलोज जा रहा है, सेलुलोज कहने का मतलब जो भी ग्रीन प्लांट वो अपने अंदर ले रहे हैं, तो उससे उनके आंत में उसका पाचन करवाना, उनके गट्स में उसका पाचन कराना, जिससे कि ये कुछ नया बना सके। तो ये काम ये करते हैं। इस एक्सट्रीम कंडीशन के हिसाब से, इनके रहने के हिसाब से इनको तीन कैटेगरी में बांट दिया गया है, दैट इज मिथेनोजेंस, हेलोफिलस और थर्मोएसिडोफिलस। कहने का मतलब क्या हुआ, मिथेनोजेंस जो होते हैं ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, इनके अंदर पावर है कि ये मीथेन प्रोड्यूस करेंगे। कैसे, ये देखिए, जब भी कोई मवेशी सेलुलोज को एज अ फूड कंज्यूम करता है, तो उसके पाचन के बाद उसका जो डंग होता है, उनके गोबर के थ्रू ये मीथेन को बाहर निकालते हैं, जिसका इस्तेमाल हम बायोगैस के फॉर्म में कर लेते हैं। इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, बायोगैस के फॉर्म में करते हैं। दूसरा है हेलोफिलस। हेलोफिलस का मतलब होता है कि इस तरह का जो भी ऑर्गेनिज्म है, ये सॉल्टी ब्रिन, यानी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट होगा, हेलाइन नेचर, जहाँ पे सॉल्ट्स हैं, जैसे सॉल्टी ब्रिन हो गया, सीज हो गए, या जो रिवर ब्रिन होती है, तो ब्रैकिश वाटर होता है, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। तीसरा नंबर थर्मोएसिडोफिलस। इनकी क्या खूबी है, ये हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर लेंगे और ये एसिड लविंग होते हैं। जहाँ पर सबसे ज़्यादा एसिडिटी और हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ पर ये आसानी से क्या होते हैं, अडेप्टेबल हो जाते हैं। तो इस तरह से इनकी कंप्लीट तीन कैटेगरी बताई गई है। अब जैसे देखिए, हेलोफिलस है तो इसका भी यूज़ है। इसका क्या यूज़ आपको दिख रहा है, हेलोफिलस का इस्तेमाल है कि हेलोफिलस जो है, अब देखिए हेलोफिलस जो है ये क्या है, अगर पानी में, समुद्री पानी में अगर हमारे जो सी एनिमल्स हैं, अचानक से उसमें सॉल्ट का अमाउंट बढ़ जाता है, तो हेलोफिलस क्या करते हैं, वो सारा सॉल्ट कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम हमारे एक्वेटिक स्पीसीज को जो सॉल्टी वाटर में है, जो सी में है, उनको हम बचा लेते हैं, क्योंकि एक्सेस ऑफ सॉल्ट जो है वो भी हमारे ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस को डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए हमारे जो भी
एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए काफ़ी सपोर्टिव हुआ। अब ये हायर एसिड, हाई से हाई टेम्परेचर और एसिडिटी को टॉलरेट कर सकता है, तो इसका इस्तेमाल कई जेनेटिक फील्ड में किया गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के फील्ड में कई बार हमें ऐसे बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ जाती है जिनसे हमें काफ़ी ज़्यादा, जिनको हाई टेम्परेचर पर इस्तेमाल करना होता है, तो थर्मोएसिडोफिलस को हम हाई से हाई टेम्परेचर पर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं मिथेनोजेंस, इनके थ्रू तो हम बायोगैस प्रोड्यूस करा लेते हैं। तो इस तरह से आर्की बैक्टीरिया हो या यू बैक्टीरिया, आप यहीं पे देखो यू बैक्टीरिया की मदद से आप ऑक्सीजन बना रहे हो, ये नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है, तो ऐसा बहुत सारा काम है जो यू बैक्टीरिया कंप्लीट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा एक कंप्लीट पार्ट जो कि मोनेरा से रिलेटेड था। इतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मोनेरा से आने वाला क्वेश्चंस जो है वो आपसे नहीं छूटेंगे। तो हमने आज मोनेरा फैमिली और हमारे साइंटिस्ट की डिस्कवरीज को किया कंप्लीट। वीडियो काफ़ी लॉन्ग नहीं की गई है क्योंकि आप जल्दी से रिवीजन कर लें। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए, जिसमें हम लोग प्रोटिस्टा को फुल्ली कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा मोनेरा पार्ट, इसको ध्यान से पढ़िएगा और बिल्कुल टू द पॉइंट जैसे मैंने लिखा है ये आप अपने नोट्स में तैयार कर लीजिएगा। इससे आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक चैप्टर्स को बहुत ध्यान से पढ़ना नहीं होगा, इसमें से समराइज करके आप आराम से एग्जाम्स में कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं आपसे फिर अपनी अगली वीडियो में प्रोटिस्टा किंगडम के साथ। टिल देन प्लीज टेक केयर, हैव अ सेफ डे, थैंक यू।